डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनेशन के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि कल मैंने पॉलिनेशन का परिभाषा और उसका परिचय दिया था। पॉलिनेशन क्या होता है, बस सिंपल सा परिभाषा था, थोड़ा सा याद कर लो कल वाला। उसमें आपको मैंने बताया था कि नर पुष्प के परागकोश यानी एंथर से परागकण के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया ही हमारा परागण कहलाता है। आज हमारा देखिए, जैसा कि आपको दिखाई देता होगा स्क्रीन पर, आप देखिए यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनेशन, यानी कि परागण के कितने वर्गों में बांटा गया है। तो आइए इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, दो तरह से परागण को बांटा गया है, दो भागों में। दोनों में क्या अंतर है, तो बस कुछ अंतर नहीं है। आपको समझने के लिए पहले एक डायग्राम के माध्यम से पहले समझाते हैं, उसके बाद फिर परिभाषा को मैं आपको समझाऊंगा। जैसे मैंने इसको समझाने के लिए दो पौधा बनाया है। पहला पौधा को हम जिसमें दो फ्लावर दिखा दिए हैं, दूसरे पौधों में भी एक फ्लावर दिखाए हैं। जैसे कि आप देखिए, आपको याद होगा, थोड़ा सा समझिए कि ये एक फ्लावर है और ये एक फ्लावर, दो फ्लावर हमने लिया। जैसे कि ये पुष्प में ये वाला पोर्शन जो हमारा है, ये हमारा है मेल, और बीच में हमने रखा है फीमेल। ये बीच वाला पोर्शन जो हमने रखा है ये है फीमेल। तो अब क्या है कि परागण में पहला जो स्वपरागण है उसमें दो बात आपको ध्यान में रखना है। पहली बात कि एक ही पौधा होना चाहिए स्वपरागण में। स्वपरागण में क्या होना चाहिए? एक पौधा होना चाहिए। एक पौधा में एक ही पौधा के परागकण नर से अगर मादा में जा रहा है, पहला कंडीशन, या उसी पौधा का नर से परागकण उसी पौधे के दूसरे फ्लावर के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो उसे स्वपरागण कहते हैं। फिर से समझिए, स्वपरागण में क्या बताएं कि एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक या उसी पुष्प के परागण उसी पौधों के दूसरे पुष्प तक जा सकता है, उसे स्वपरागण कहते हैं। पर परागण में सिर्फ एक कंडीशन है कि पौधा अलग होना चाहिए, यानी इस पौधा से अगर परागकण आ रहा है, तो वो परागकण इस पौधे से परागकण दूसरे पौधों के वर्तिकाग्र तक चला जाए, या इस पौधों के परागकण इस पौधों के वर्तिकाग्र तक चला जाए, यानी कि दोनों पौधा जो है बिल्कुल अलग होना चाहिए। उस तरह के पॉलिनेशन को हम लोग कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। चलिए अब थोड़ा सा परिभाषा को समझ लेते हैं हम लोग। इसके परिभाषा को क्या लिखा है? किसी पौधों के नर पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र यानी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक, या उसी पौधों के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक अगर पहुंचता है, इस प्रक्रिया को हम लोग स्वपरागण कहते हैं। उसके बाद पर परागण में हम लोग क्या देखेंगे कि किसी एक पौधों के परागकोश के परागकण किसी अन्य पौधों के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं पर परागण के नाम से जानते हैं। ये तो हो गई परागण के प्रकार की बात। अब आइए छोटा सा टॉपिक एक और डिस्कस कर लेते हैं कि परागण होता कैसे है, परागण किसके माध्यम से कंप्लीट होता है। तो परागण होने के लिए जो शर्त है वो है कि फैक्टर क्या हो सकता है। फैक्टर मतलब करने वाला, इसीलिए हमने टॉपिक बना दिया है कि परागण के कारक, फैक्टर ऑफ पॉलिनेशन। तो जनरली परागण के दो कारण हो सकते हैं। पहला जैविक, जो जीवित हो, इसे बायोटिक फैक्टर कहते हैं। दूसरा हमने अजैविक रखा है, जो अबायोटिक फैक्टर, जो नॉन लिविंग होता है। अगर वो जीवित होता है तो कीट से हो सकता है, जंतु से हो सकता है, पक्षी से हो सकता है। तीन तरीके से मुख्य रूप से जैविक परागण हो सकता है, यानी कि परागकण वर्तिकाग्र से तक जा सकता है। दूसरा है कि अगर हमारा अजैविक है तो जल हो सकता है, वायु है। अब 2 मिनट यहाँ पर आप समझ लीजिए बात को। कीट का मतलब क्या हो गया कि एक पुष्प पे कीट बैठा और उसके मुंह पर अगर वो परागकण सट जाता है, वो नेक्टर यानी मधु लेने के लिए, शहद लेने के लिए अगर किसी दूसरे पौधों पर चला जाता है, तो उसके मुख से परागकण का क्या हो जाएगा? कैरी आउट, यानी
वहाँ से वो ट्रांसफ़र होने की संभावनाएं होती है। इस स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कौन कौन कर सकता है, कीट जंतु, कीट के अंतर्गत मधुमक्खी वगैरह आ गया आपका, जंतु में कोई जानवर आ जाता है, पक्षी वगैरह में चमगादड़ वगैरह अगर देखा जाए वो भी आ सकता है इसके अंतर्गत। उसके अलावा जल में क्या हो गया कि जल के माध्यम से तैरकर और वायु में हवा के माध्यम से भी उड़ के ये एक पौधों से दूसरे पौधों में जा सकता है। और इस प्रकार से हमारा पोलिनेशन का टॉपिक कंप्लीट हुआ।